की कहानी आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आपका साथ दे रही है रत्ना। सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। उड़ान की कहानी लेकर हम उपस्थित हुए हैं अभी से लेकर दिन के 3 बजे तक रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। और इसी के साथ आज की उड़ान की कहानी हम सुनेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जहां पर उन्होंने कहां से शुरुआत की और आज इस सफलता के स्तर पर आप पहुंची है। और ज्ञान के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र से वे जुड़ी हुई हैं। कहते हैं ना, अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़कर शिक्षा से हर व्यक्ति ऊंची उड़ान भरता है। और शिक्षा वो शक्ति है जो हमें ऊंचे उड़ने की क्षमता देती है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में, उड़ान की कहानी कार्यक्रम में, आज हमारे साथ जुड़ी है सीनियर लेक्चरर एमजीआई की। साथ ही साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी शिक्षा प्राप्त की है और अभी हाल ही में वे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की चेयरपर्सन बनी है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी का। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी। धन्यवाद रत्ना जी। और आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आज हमारे साथ आप जुड़ी हैं तो हम आपको बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में ढेर सारे सवालों के साथ हम जुड़ेंगे और बहुत सारी बातों को हम जानेंगे आपकी ही ज़ुबानी, क्योंकि ये उड़ान की कहानी है और जहाँ पर हम आप ही की उड़ान की कहानी आप ही की ज़ुबानी सुनेंगे। तो सर्वप्रथम ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हिंदी के प्रति आपका जो प्रेम है, अनुराग है, वो कैसे जागा और इस क्षेत्र से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? एक तो सबसे पहले रत्ना जी धन्यवाद कि आपने मुझे रेडियो मनोरंजन पर आमंत्रित किया जी। और इसी बहाने कुछ बातें जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके साथ भी हो रही है, इसके लिए धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात, हिंदी के साथ मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, मैं तो कहूँगी कि जन्म से ही मेरी रगों में हिंदी का ही रक्त संचरित होता है। ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे जो माता और पिता हैं, बचपन से घर में उन्होंने हिंदी का ही प्रयोग किया है। मेरी अगर देखें तो मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि मॉरिशस में ऐसे कम ही परिवार है। भोजपुरी तो बोल लेते हैं, क्रियोल बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी जैसे आदम मदर टंग मातृभाषा के रूप में कम परिवार है। तो मेरा यह सौभाग्य रहा कि बचपन से जन्म लेते ही मैंने जो भाषा सीखी और बोली वह हिंदी है। और साथ ही साथ माताजी पिताजी दोनों हिंदी के शिक्षक थे, अध्यापक हैं। अभी तो दोनों रिटायर्ड हो गए हैं जी। और घर में जो माहौल बना उससे मैं बैठकाओं में गई। उस समय त्रियोले का शिवालय होता था, महेश्वरनाथ मंदिर से आज जाना जाता है जी। और उसके वृक्ष के नीचे बैठकर हमने बैठका में हिंदी पढ़ी, स्कूल में हिंदी पढ़ी और हिंदी के प्रति रुचि बढ़ती चली गई। और इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर एक ऐसा पड़ाव आया कि जब उस समय सीपीई था, तो सीपीई में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे मॉरिशस में मैं पहली आई हिंदी में। और मुझे महात्मा गांधी संस्थान में उस समय रिजर्व सीट्स हुआ करते थे, तो संस्थान में जाने का मौका मिला। ऐसा वातावरण घर में भी था। और जब मैं शिक्षा से जुड़ी और माध्यमिक स्तर पर पहुंची, तो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे एक से एक अच्छे आदर्श अध्यापक मुझे मिले। जब से मैंने हिंदी सीखी और मुझे लगा कि अब मैं इसे ही अपना कार्यक्षेत्र बनाऊंगी। और जैसा कि आपने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसे एचएससी पूरा हुआ, फिर दिल्ली से बीए पूरा किया, एमए मॉरिशस के विश्वविद्यालय से पूरा किया, और उसके बाद पीएचडी जो मेरी है वह आगरा यूनिवर्सिटी से पूरी हुई। तो ऐसे करके काफ़ी प्रेरणा मुझे परिवार वालों से, और जहाँ जहाँ मैं स्कूलों में गई, जिस वातावरण में मैं पली बड़ी हुई, वहाँ हिंदी का बहुत अच्छा वातावरण था। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने मतलब A to Z सभी कुछ आपने हिंदी में ही आगे बढ़ाया। और आपकी हिंदी भी इतनी स्पष्ट है, क्योंकि कई बार यहाँ पर हम पहचान में आ जाती है, जो भारत के होते हैं उनकी हिंदी में और यहाँ की जो हिंदी है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको समझ में आ जाता है। पर आपकी हिंदी बहुत ही स्पष्ट रूप से मतलब समझ में आती है। और आज के इस कार्यक्रम में हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि आपके जीवन काल में आपने जो जो कार्य किए हैं उसको हम जानेंगे। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अनुभव हमें ज़रूर बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में जब भारत से मैं लौटी थी 99 में, जब मेरा वहाँ बीए मैंने पूरा कर दिया जी, तब मैं मॉरिशस आई। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजों में मैंने पहले काम किया, आंशिक रूप से 2 महीने 3 महीने इस तरह से रिप्लेस किया। वहाँ का अनुभव प्राप्त हुआ और बैठकाओं में काम किया, जो हिंदी प्रचारणी सभा की तरफ से है ना जी। उस समय केवल अनुभव पाने के लिए, अभ्यास के लिए उन पाठशालाओं में काम किया। और उसके बाद तब सरकारी पाठशाला जो स्टेट सेकेंडरी स्कूल्स हैं जी, वहाँ पर मैं एजुकेटर रही।
लगभग 4 सालों तक हिंदी का अध्यापन किया और फिर 2005 से महात्मा गांधी संस्थान में पहले लेक्चरर बनी हिंदी ही में, और फिर उसके बाद सीनियर लेक्चरर और अलग अलग विभाग की मैं अध्यक्षा बनी, जैसे कि कभी हिंदी डिपार्टमेंट की हेड बनी जी। और MGI में लैंग्वेज रिसोर्सेज सेंटर है, हाँ। जहाँ पर हिंदी संबंधी काफ़ी दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार की जाती है जी। तो वहाँ के हेड बनने का मुझे 2 साल अवसर मिला जी। और फिलहाल हिंदी क्षेत्र से ही जुड़कर मैं वहाँ एक विभाग है क्रिएटिव राइटिंग और पब्लिकेशन विभाग जी। और मेरा पुनः मैं कहूँगी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि इस विभाग के पहले अध्यक्ष श्री अभिमन्यु अनंत जी थे, जी। जिन्होंने लगभग 20 सालों तक इस विभाग में काम किया था। जी। तो आज मुझे मौका मिला है, वहीं से पत्रिकाओं का भी हम प्रकाशन करते हैं। जी, मैंने वो भी देखा कि आप क्रिएटिव राइटिंग में आप पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से भी की जुड़ी हेड हुई हैं, तो एक तरह से आपको अलग अलग तरह के मतलब चीज़ों को आपके पब्लिकेशन में समावेश करने का भी आपको ये अवसर मिल रहा है, तो एक तरह से आप पूरी तरह से इसमें जुड़ चुकी हैं। तो डेफिनेटली आज आप इस करियर में हैं, तो आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि महिला के लिए चैलेंजेस, आज के समय में भी चैलेंजेस बहुत हैं, तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया? देखिए, मेरे जीवन का एक मोटो है, मैं कहूँगी कई बार कहा जाता है कि बहुत चुनौतियाँ होती हैं जीवन में। जी। चुनौतियाँ, स्ट्रगल्स, संघर्ष होते हैं, लेकिन मेरा मानना है जहाँ चुनौतियाँ होती हैं वहाँ संभावनाएं भी होती हैं, क्योंकि चैलेंजेस के साथ आपकी पॉसिबिलिटीज़ खुलती चली जाती है। सही बात। तो मेरी कैरियर की जब शुरुआत हुई, जो मेरा सबसे बड़ा संघर्ष या फिर जिस बात ने या जिस घटना ने मेरे दिल को छुआ, मूल रूप से वह था कि जब मैं भारत से आई, उस समय बहुत आशाएं लेकर आई थी कि चलो मैंने बहुत अच्छा किया था, छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप मिली, BA पूरा हो गया। हाँ। तो जैसे मैं आऊँगी तो जल्दी से मतलब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा और बेरोज़गारी से भी की जो समस्या है उस समय, उससे गुजरना पड़ा और इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन मैं टूटी नहीं, हारी नहीं। माताजी पिताजी साथ थे, उन्होंने काफ़ी समझाया कि देखो निराश नहीं होना है। और विशेष रूप से ये बातें आज मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो छात्र सोचते हैं कि देखो हम घर पर बैठे हैं, BA हो गया तो क्या करेंगे, इस तरह की बातें। तो उस समय ये हुआ था कि मैंने ठान लिया, मैंने कहा नहीं, कैरियर को तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन शुरुआत में ही संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल। मैंने CV तैयार की, अपनी आवेदन पत्र लिए हाथों में, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे। हाँ। कभी कभी बस से, कभी कभी पिताजी के साथ मोटरसाइकिल में चढ़कर मैं हर एक प्राइवेट कॉलेज में गई, क्योंकि उस समय PSC का तो इंतज़ार करना पड़ता था। सही बात। आवेदन निकलेगा तब आप अप्लाई कर पाएंगे ना। तो मैंने कहा नहीं, घर पर इस तरह से नहीं बैठेंगे। तो मैं हर रोज़ निकलती थी, कभी कभी 3 या 4 कॉलेजों में जाती थी, वहाँ बैठती थी और मैं केवल ऐसे पत्र देकर नहीं आती थी। मैं चाहती थी कि एक बार वहाँ पर जो रेक्टर है उनसे मैं भले 5 मिनट ही सही एक बार मिल लूँ। जब कोई व्यक्ति आपको देख लेता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे बात कर रही है, तो शायद मुझे लगता था कि संभावना खुलेगी। हाँ, बिल्कुल। तो कभी अपने पिताजी को लेकर 1-1 घंटा में बैठती थी, तब जाकर मुलाकात होती थी रेक्टर से। कभी कभी निराश होकर बस यूं ही आवेदन छोड़कर आना पड़ता था। इस तरह से कई दिनों तक समय समय पर मैं करती गई और मैं कहूँगी उसी समय फिर ताला एक तरह से खुला, दरवाज़ा खुला, क्योंकि जो आवेदन पत्र मैंने भेजे थे जी, तब वहाँ से अब बुलावा आया, जवाब मिला। हाँ। और ऐसे करते करते मुझे अवसर मिला कि मैंने 4 से 5 प्राइवेट कॉलेजों में, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कोई मेडिकल में चला गया। हाँ। कोई छुट्टी ले रहा है, कभी केवल 1 महीने के लिए मैंने काम किया। और इससे जो अच्छी बात हुई, मैंने अलग अलग अनुभव मुझे प्राप्त हुए, अलग अलग स्तर के छात्रों के साथ मैंने काम किया। जी। और मुझे कोई झिझक नहीं है बताने में कि मैंने कॉस्मोपॉलिटन कॉलेज में काम किया, मैंने 2 बार इंटरनेशनल कॉलेज में काम किया। उस समय मैं त्रियोले से निकल के मॉरिशस कॉलेज जाती थी, क्योरपिप कॉलेज में भी मैंने काम किया। एक अलग ढंग के स्कूल में मैंने लोरेतो रोजिल में भी काम किया। जी। तो ऐसे करते करते अनगिनत स्कूलों में अनुभव प्राप्त हुआ। तो ये मेरा पहला संघर्ष था, मेरा पहला चैलेंज था। फिर समय के साथ साथ जब नौकरी मिल गई, बाद में चल के 2002 में, उस समय स्टेट सेकेंडरी स्कूल्स में मुझे नौकरी मिली। वहाँ पर भी चुनौतियाँ थी, क्योंकि वहाँ एक ही सप्ताह में, उस समय हम लोग फ्लोटिंग हुआ करते थे। जी।
एक सप्ताह में अनुमान लगाइए मैं 3 सरकारी कॉलेजों में काम करती थी। मान लीजिए सोमवार और बुधवार को उस समय एसएसएस त्रियोले में काम करती थी जी। 2 दिन मैं सितेलाक्यू या पोलवी नॉर्थ एसएसएस में काम करती थी और एक दिन मैं बोपला एसएसएस में काम करती थी। ऐसे करते करते कभी समस्या हो जाती थी, अच्छा आज कहाँ जाना है। हाँ, मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आज कौन सा दिन है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको भी मैंने सकारात्मक रूप में लिया, क्योंकि इतने कॉलेजों में जब आपने काम किया, जो अनुभव की धनी में बनी, बिल्कुल, इसीलिए आज इतने ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस क्षेत्र में हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किस स्तर के छात्र को कौन सी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। खैर संघर्ष तो अनेक हैं, लेकिन ये कुछ 2-3 जो आपके लिए एक जैसे कह सकते हैं कि आपके लिए सीखने का एक अवसर लेकर आया। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ चुनौतियों के साथ साथ ये कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा, अब ये तो। और कई जैसे आपने कहा कि एक ही सप्ताह में 3 अलग जगहों पर आपको सिखाने का मौका मिला, तो कई सारे लोग इसी से मायूस हो जाते हैं कि भाई अभी ऐसे कैसे काम करोगे कि कभी यहाँ कभी वहाँ ना, मतलब हम बेबंदी जैसे हो गए हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ। पर एक तरह से आपने इसको भी एक तरह की चुनौती के रूप में इसको स्वीकारा कि आपको एक अलग अलग स्तर पे अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग छात्रों के साथ आपको पढ़ाने का मौका और मिला, अलग अलग मैनेजमेंट के साथ। बिल्कुल, क्योंकि हर एक कॉलेज की अपनी व्यवस्था होती है, उसका अपना उसको लीड ढंग होता है। बिल्कुल। तो हर एक नेतृत्व के साथ मैं जुड़ी कि चलो इसके साथ भी मैं अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम कर पाई। तो बाद में चल के जीवन में तभी मैंने निर्णय लिया कि केवल अब हिंदी तो किया है, लेकिन आपको जीवन में और आगे बढ़ना है और अलग अलग फील्ड्स की ओर बढ़ना है। सही बात। तब मैंने एमए हिंदी जब पूरा किया तो मैंने और एक मास्टर्स किया जो एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट का था। और ये जो मैं लीडरशिप और मैनेजमेंट की बात आपसे कर रही हूँ, उस समय मैंने जब 2 सालों का कोर्स किया पुनः, देखिए आज वो लीडरशिप और वह मैनेजमेंट मुझे कहाँ पर लेकर आया है। और एक तरह से कई बार ऐसा लगता है ना कि हम ऐसा सोच कर बैठ जाते हैं कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में हम निपुण होंगे तो चलेगा, पर आज का समय ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना कि मल्टीटास्किंग होना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना और एक साथ उसे यूज़ करना। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तकदीर खुल जाती है। और जैसे हम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जो आपके इस क्षेत्र से आपको प्राप्त हुई है? देखिए, जीवन में उपलब्धियां तो अनेक हुई हैं, लेकिन अगर एक वाक्य में, चाहे बाद में मैं उस पर आऊंगी, लेकिन मेरा मानना है मेरी जो आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है वह यह है कि जब मेरे छात्र, चाहे मैं जब कॉलेज में काम करती थी, चाहे जब मैं संस्थान से जुड़ी हूँ, जब भी मेरे छात्र मुझे देखते हैं, मुझे जो सम्मान देते हैं, और कई मैसेजेस आते रहते हैं कि बहन जी आप जीवन में ये कर रही हैं, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह वाक्य है कि बहन जी आपने जो किया जीवन में, मुझे भी आप बताएं मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कई बार आपके अध्यापक होते हैं, मेरे भी जीवन में कई अध्यापक थे, कुछ को शायद आप उतना याद नहीं करते जितना एक रोल मॉडल ऐसा होता है जिनके तरह आप बनना चाहते हैं। तो मेरी उपलब्धि, मेरे अनुसार मुझे खुशी होती है इस बात की, जो सम्मान मिलता है, जो आदर मिलता है। कई वर्ष बीत जाते हैं, अचानक आप अपनी छात्रा आप भूल जाएंगे, लेकिन छात्रा आकर बोलेंगी बहन जी आपको याद है इस वर्ष में आपने मुझे पढ़ाया था। तो इस तरह से बातें होती हैं और आज के युवा इस बात को समझते हैं और मान देते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में कहीं पर आप एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो ये जैसे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं किसी छात्र को या किसी विद्यार्थी को अगर हम वो प्रेरणा दे सकते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो और उपलब्धि ही की अगर आप बात करें, और 2 बातें मैं कहना चाहूँगी जो मेरे लिए, जो मेरे दिल को छू गई है। जब 2018 में यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो मुख्य अतिथि के रूप में आज तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आई थी, जो विदेश मंत्री थी। तो उनका उद्घाटन समारोह में वे मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। और एक दिन बाद, उस समय मैं लैंग्वेज रिसोर्सेज सेंटर की हेड थी। तो भारत सरकार की तरफ से हमारे यहाँ एक लैबोरेटरी है, भाषा प्रयोगशाला बोलते हैं उसे, लैंग्वेज रिसोर्सेज सेंटर, पाणिनी भाषा प्रयोगशाला खुली थी, उसका उद्घाटन हुआ था। और उस उद्घाटन में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आई हुई थी। एक दिन पूर्व फिर उस दिन मैंने उनका स्वागत किया एज अ हेड। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी मीडिया भी थी, क्योंकि उस समय लाइव चल रहा था भारत में भी और मॉरिशस में भी। तो बातों बातों में उनका एक वाक्य मेरे दिल को छू गया
क्योंकि जब मैंने उनका स्वागत कर लिया, जब मैंने पूरे कार्यक्रम का संचालन कर लिया, उद्घाटन हो गया और अंत में उन्हें बुलाया गया कि अब वे आकर संबोधित करें। मूल रूप से उस दिन उनका संबोधन नहीं था, क्योंकि उनका शेड्यूल इतना टाइट था कि उनको मतलब अन्य कार्यक्रमों में जाना था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 2 मिनट बोलना है, क्योंकि कुछ छात्र भी बैठे हुए थे वहाँ जी। फिर उन्होंने एक बताया कि कल मैंने एक बात कही थी SVICC में। मैंने कहा था कि हमें देखना होगा कि मॉरिशस में जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि अगर समस्या इसी तरह चलती जाएगी तो एक दिन वह दिन दूर नहीं जब यहाँ डोडो पक्षी है ना, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है और उसको केवल स्टफ्ड करके जैसे उसको म्यूजियम में रखा गया है। तो उन्होंने कहा हमें देखना होगा कहीं हम इस स्थिति तक ना पहुँचें। तो उस दिन उन्होंने जब माइक लिया और मैं वहाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय उन्होंने कहा कि इनको सुनकर, मतलब जब मैंने हिंदी में संचालन किया, उन्होंने कहा इनको सुनकर मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ कि कल मैंने कहा था कि जो स्टफ्ड डोडो है वह गायब होने वाला है। मैं तो कहूँगी कि अगर इस तरह के लोग बोलते रहेंगे, हिंदी में बोलेंगे और इस तरह से अगर बोलेंगे तो हिंदी कभी डोडो पक्षी की तरह लुप्त नहीं होगी। बिल्कुल। तो यह वाक्य एक ऐसी मतलब हस्ती से यह वाक्य जो आया तो मुझे सचमुच लगा कि अरे ये तो मेरी उपलब्धि ही है, अन्यथा इस तरह से लोग नहीं बोलते। और आपका जो योगदान है, आप जिस तरह से कर रहे हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, लेकिन जो भी हम छोटी छोटी जो कोशिशें करते रहते हैं, जो भी योगदान देते हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है एक बड़े से रूप को धारण करने के लिए। ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो छोटी छोटी जो रोजमर्रा के जीवन में हम छोटा छोटा जो काम करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप धारण करता है। और जब आप हिंदी की कार्य क्षेत्र की बात करती हैं तो आपने देखा होगा कि आज मॉरिशस में कई सारे छात्र ऐसे हैं जो हिंदी के प्रति अपना सच में बहुत अधिक प्रेम दिखाते हैं। और ये समर्पित है पूरी तरह से। और आज हम बात कर रहे हैं उड़ान की कहानी में डॉक्टर अंजलि चिंतामणि से, और आज बस इनकी उड़ान की कहानी और काफ़ी चीज़ें हैं जानने के लिए। तो अंजलि जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके करियर में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आपकी सफलता का योगदान बने हैं? अच्छा, इस प्रश्न का जवाब, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो जैसे आरंभ में मैंने आपको बताया कि कुछ प्राइवेट कॉलेजों में मैंने काम किया, फिर एजुकेटर के रूप में स्टेट सेकेंडरी स्कूल से मैं जुड़ी जी। वहाँ पर लगभग 4 सालों तक काम किया। फिर अचानक MGI में लेक्चरर की मांग उस समय हो रही थी, तो उस समय बिना सोचे मैंने बस आवेदन भर दिया, क्योंकि मेरा जो MA था अभी पूरा हुआ था। तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, मिल जाए तो हाँ। बिना कोई विशेष रूप से ये सोचे कि अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा, केवल जैसे चलो ठीक है, क्षमता है, MA भी पूरा हो गया है तो अप्लाई कर लेती हूँ। फिर जब मुझे 2005 में स्वीकृति मिली और मेरी नियुक्ति यहाँ MGI में हो गई टर्शरी लेवल में जी, तो माध्यमिक स्तर और जो उच्च स्तर है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर बनाया होता है, आपकी पुस्तकें होती हैं जिसके आधार पर स्ट्रैटेजीज आदि अपनाकर आपको पढ़ाना होता है। लेकिन जब आप उच्च स्तर तक यहाँ प्रवेश करते हैं महात्मा गांधी संस्थान में, तो आप अब केवल शिक्षण से नहीं जुड़ते। तो मेरे लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था और साथ में चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि उस समय साथ साथ आपको कार्यशालाएं चलानी थी, जो कि स्कूल में आप कॉलेज में ऐसा नहीं करते थे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे सीखते हुए जो पहले पढ़ा है उसको जैसे बोलते हैं ना, अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई और साथ साथ तैयारी करते करते आगे मैं बढ़ी। और मुझे खुशी है कि जहाँ मैं आई वहाँ पर आप करिकुलम डेवलपमेंट की ओर बढ़े, टेक्स्ट बुक राइटिंग की ओर हम बढ़े। फिर धीरे धीरे अवसर आया कि कई प्रतियोगिताओं के जूरी के रूप में आपको बुलाया गया। उसके बाद लगभग आज 14 साल हो गए, जबकि जो परीक्षाएं होती हैं MES की तरफ से एज अ चीफ चीफ एग्जामिनर के रूप में पूरी जो मार्किंग की व्यवस्था होती है वो मेरी ही जिम्मेदारी है, जो कि मैं संभालती हूँ। और इतने वर्षों में ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और उतने बड़े ग्रुप को संभालना और काम करना।
जो मैं बताना चाह रही हूँ कि यह जो एक शिफ्ट आया उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। अब हम लोग कई ट्रेनिंग करते हैं, डेप्यूटी हेड टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, जो ट्रेनी एजुकेटर्स हैं, जो प्राइमरी लेवल में पढ़ाने जाते हैं शिक्षक, उनके साथ हम प्रशिक्षण करते हैं। समय के साथ साथ आप भी जिस फील्ड में आप देखते हैं नयापन, इनोवेशन, नवाचार तो आता ही रहता है। बिल्कुल। और हमें भी उस नवाचार के साथ साथ बढ़ना है। सही बात। फिर आगे चल के जो लैंग्वेज रिसोर्सेज सेंटर में टैबलेट प्रोजेक्ट एक चला था, अर्ली डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, तो उसकी मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर थी। उस समय भारत की तरफ से टैबलेट्स दिए गए थे, सरकार ने टैबलेट्स दिए थे 4th और 5वीं कक्षा ग्रेड्स के बच्चों के लिए। अब उस समय अंग्रेज़ी और फ्रेंच में तो MI संभाल रहा था, पुस्तकें आदि वो मल्टीमीडिया तैयार की जा रही थी, लेकिन भारतीय भाषाओं में तैयार करना ये बहुत ही कठिन था, क्योंकि सीख कर प्रशिक्षण लेते हुए ये काम करना पड़ रहा था। तो उसका समन्वयन, पूरा उसका कोऑर्डिनेटरशिप मुझे करना पड़ा था। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा शिफ्ट आया, जो कि मैंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया 2005 में कि माध्यमिक स्तर से निकलकर मैं उच्च स्तर तक आई और यहाँ पर आज तक नई नई चीज़ें सामने आ रही सीखने हैं। को मिल रहा है। धीरे धीरे टीवी प्रोग्राम्स से भी जुड़ना हुआ, नाटकों का मंचन भी हुआ, नाटकों का लेखन हुआ, मंच पर गई, अभिनय किया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी मौका मिला। तो ऐसे करते करते मुझे लगा कि नहीं, अगर आप हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं तो हिंदी के साथ जितनी विधाएं हैं आपको सब एक्सप्लोर करना चाहिए। जीवन छोटा होता है, आप जितना कर सकते हैं जरूर करें। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा ना कि आपको अनलर्न करके आपने रीलर्न किया, यानी जो आपने सीखा था उसके अतिरिक्त आपको और सीखने का जो अवसर आपने लिया, और वो भी आपने बहुत ही होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। क्योंकि कई सारे लोग हैं यहीं पर मार खा जाते हैं। कई बार होता है कि हम जब सीखने की बात आती है वहीं पर हम और सभी अपने कंफर्ट जोन में है ना। सही बात। तो जब बैठे होते हैं, जब एक नयापन आता है, उनको लगता है कि अरे हमसे नहीं होगा, बस तो ठप पड़ जाते हैं ना। तो जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पड़ाव पर हम हैं अगर हम अडैप्ट नहीं करेंगे, बोलते हैं ना वी हैव टू अडैप्ट अदरवाइज वी पेरिश। बिल्कुल। तो अगर आप उस स्थिति तक ना पहुंचे जहां पहुंचे हैं, हमेशा पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, क्योंकि उसकी कोई उम्र नहीं होती और उससे कुछ खोता और ऐसे भी खोता नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। एग्जैक्टली। तो इसीलिए सीखते रहिए, इवॉल्व करते रहिए, नयापन आना बहुत जरूरी है। और एक तरह से अगर इसको आप एक चुनौती के रूप में लेते हैं, एडवेंचर के रूप में लेते हैं, तो मैं समझती हूँ हर दिन नया दिन है और दरवाजे खुलते हैं, संभावनाएं खुलती हैं। तो जब हम छात्रों की बात करते हैं तो क्या आज छात्र जो है वो हिंदी में रुचि उतना दिखा पाते हैं? जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी भाषा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, कि लुप्त होती जा रही है। तो आप इस स्तर पर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपको लगता है कि आज जो छात्र हैं वो हिंदी में अपनी रुचि उतनी ही दिखाते हैं जैसे पहले दिखाते थे? नहीं, अगर इसका तो एक ही जवाब है। अगर हमें तुलना करनी है कि पहले स्थिति क्या थी और आज क्या थी, तो मैं कहूँगी नहीं, छात्रों की रुचि अब कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके सामने बिल्कुल जैसे इतने विषय रख दिए गए हैं, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन है कि वे लोग उधर बढ़ रहे हैं और हिंदी के प्रति अपनी रुचि नहीं रख रहे हैं। लेकिन इस मंच से आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर छात्रों की रुचि कम हो रही है तो इसमें कुछ हद तक माता पिता की भी जिम्मेदारी है। और सबसे पहले अगर हम समझ जाएं, अभी जिस तरह से मोदी जी भाषा का प्रचार कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी सभा में बैठकर UN में वे हिंदी में ही बात कर रहे हैं, और बाकी लोगों को इंटरप्रीटर को बिठाकर या फिर अपने कानों में डाल के उसका ट्रांसलेशन करके सुनना पड़ रहा है, तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? आज जानते हैं, हम खड़े होते हैं, कोई हमसे पूछता है या फिर बाहर का कोई आदमी आपसे पूछे कि आपको कितनी भाषाएं आती हैं, आप कहेंगे हमें इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, हिंदी आती है, भोजपुरी आती है। जब लोग कहते हैं अरे हमें तो खाली इंग्लिश आती है, तो अपने आप में अगर यही बात एक छात्र समझ जाए, चाहे उसे वह हिंदी को अपना करियर न बनाए, लेकिन अगर इस बात को समझ ले, उसका अध्ययन करे, गतिविधियों में भाग ले, इस हिंदी भाषा में बिल्कुल धारा प्रवाह से बात कर सके, अभिव्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सके। सही बात। आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस हम हब में घुस चुके हैं, बिजनेस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया में, चारों ओर हिंदी का बोलबाला है। सही बात। आज तो मेरा मानना है, आपको हिंदी नहीं आती
तो मेरे लिए तो यह शर्म की बात है, मैं तो सीधे कहूँगी। बिल्कुल। अगर नहीं आती तो समय आ गया है, आप हिंदी सीखें। जानते हैं कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि हम हिंदी सीखना चाहते हैं, बच्चों लोग हम हिंदी सीखना चाहते हैं। फिर मैं उनको दिशा निर्देश करती हूँ कि कोई बात नहीं, एक छोटा सा कोर्स आप ले लें। 3 महीनों का कोर्स संस्थान में होता है, ऑनलाइन कोर्सेज, हाँ, इंग्लिश मीडियम से कम कम्युनिकेटिव हिंदी तो आप सीखें। बिल्कुल। तो जब अभी के लोग समझ रहे हैं कि हिंदी ज़रूरी है और आगे चल के हिंदी और भी ज़रूरी होने वाली है, तो हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनको कॉलेज में मौका मिल रहा है कि तुम्हारा एक शिक्षक है तुम्हें सिखा रहा है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, कल को तुम्हें ढूंढना नहीं है इस भाषा को सीखने के लिए। तो इसीलिए रुचि कम हो रही है। नहीं, समय आ गया है। समझो, पहले इस भाषा के महत्व को समझो, फिर इसे सीखो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, क्योंकि एटलीस्ट जैसे आपने कहा कि कम से कम आप वार्तालाप कर सके, बोल सके, बातचीत कर सके, कोई बात कर रहा है तो उसे समझ सके। हाँ। इतना भी अगर आप कर पाए तो एटलीस्ट आप अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। और हिंदी को किन चुनौतियों का सामना अभी इस समय में करना पड़ रहा है? जैसे आपने कहा कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका समावेश हो रहा है, तो क्या हिंदी का स्तर भी उस लेवल पर है? हिंदी का भी बोलबाला हो रहा है। देखिए, आजकल काफ़ी सुविधाएं हैं हमारे पास ना। अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, आजकल अगर आप मोबाइल की बात कर रही हैं, तो मोबाइल में तो हिंदी है ही। बिल्कुल। और आजकल सोशल मीडिया में इतना कुछ हो रहा है, सृजनात्मक कार्य हो रहा है, सब हिंदी में भी हो रहा है। तो जो छात्र है, अगर उसे हिंदी आएगी तो वह हिंदी में भी अपना विचार विमर्श कर पाएगा और सोशल मीडिया में वह एक समस्या नहीं बनेगी। बिल्कुल। आईटी के साथ, जैसे हम लोग भी शिक्षण में भी अब तो आईटी में सब कुछ हिंदी में हो रहा है। बिल्कुल, डेवलप किया जा रहा है सारे। मतलब एक समय था जब सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया जो था वो सिर्फ अंग्रेजी में पाया जाता था। अब हिंदी में भी इसका समावेश हो चुका है। और आज तो चैट जीपीटी में भी आराम से, बिल्कुल, एआई में भी आराम से आपको कुछ चाहिए तो सब कुछ हिंदी में प्राप्त हो जाता है। तो जब उपलब्धता है तो आप इसे एक बंधन ना बनाएं कि रुकावट उत्पन्न हो रही है। नहीं, बराबर जैसे अंग्रेजी है, जैसे फ्रेंच है, हिंदी का भी इसी तरह प्रचार हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने जो कहा कि कौन सी मतलब बड़ी समस्या सामने आ रही है, जो समस्या अभी लोगों के सामने है वह है क्रियोल। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले तो क्रियोल एक बोली थी, डायलेक्ट थी, लेकिन अब जब वह प्रवेश कर चुकी है स्कूलों में, तो यही देखा जा रहा है कि उनको लगता है कि क्रियोल मोरिशियन उनके लिए ज़्यादा आसान है। तो माता पिता भी प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चे भी कहीं उनको लगता है कि देखो हिंदी थोड़ी कठिन लग रही है, क्रियोल मोरिशियन हमें आता है तो बेहतर है वहीं ले लें। और माता पिता भी हामी भर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है यही समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर प्राथमिक स्तर पर ही यह माइंड शिफ्ट अगर बदल जाए, माता पिता को लगे नहीं बेटा थोड़ा मेहनत करके अभी आप पढ़ लीजिए, यह आपको आगे चल के काम आने वाला है। सही। अगर ये शिफ्ट आ जाएगा तो प्राथमिक स्तर का छात्र ही तो माध्यमिक में बढ़ता है ना, फिर माध्यमिक से ही ऊपर बढ़ता है। सही। तो नीचे जो बुनियादी काम है उसको थोड़ा ठीक करना है हमें। बिल्कुल। और जब हम हिंदी की बात करती है तो 1 महीने पूर्व आपको हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये पहली बार है कि एक नारी इस महत्वपूर्ण पद को संभाल रही है। तो इस पर पहले तो हम आपको विशेषकर हृदय की गहराई से बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए सचमुच यह गर्व और बहुत ही सुखद पल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया, इससे पहले मतलब मैं पहली महिला हूँ जिसे यह अवसर दिया गया है। और जब मेरी नियुक्ति हुई तो कई शुभ चिंतकों ने फ़ोन किया, मैसेजेस भेजे और कहा कि जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, जो लोगों ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। हाँ। तो मैं जो कहना चाहूँगी, अगर इतनी उम्मीदें हैं लोगों को मुझसे, तो मुझे उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम होने वाला है, क्योंकि वह ऊर्जा है हम में, और मुझे पता है कि कौन कौन सी समस्याएं स्कूलों की हैं। और संगठन की नियुक्ति जो हुई है, मतलब चेयरपर्सन के रूप में, मुझे देखना है कि इस स्थिति को जितनी जल्दी हो सके उसमें सुधार लाना है, ताकि जो हिंदी भाषा है वह बुनियादी तौर पर, और विशेषकर कई मांगें भी आई है कि बैठकाओं में जो हिंदी की स्थिति है थोड़ी गंभीर है, उनको थोड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वहाँ पर उसके स्तर को थोड़ा और भी ऊंचा बनाने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से
पूरे जो मेंबर्स हैं और सारी मतलब जो संस्था है जी। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर क्या निर्णय ले पाएगी। और आपकी भावी योजनाएं क्या क्या हैं? भावी योजनाएं देखिए अनेक हैं, क्योंकि जब हम हिंदी संगठन की बात करते हैं, नाम ही है हिंदी स्पीकिंग यूनियन जी। लेकिन अगर आप उसके विजन और मिशन को देखेंगे तो चाहे हिंदी स्पीकिंग है लेकिन हिंदी इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब कि स्पीकिंग और रिटन फॉर्म। तो हमने सोचा है कि छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहेंगे जहाँ पर हम प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और आगे भी जो है लोग हैं उनके साथ हम काम कर सकें। कार्यशालाओं का आयोजन होगा। देखिए साहित्य सृजन भी हो रहा है आजकल मॉरिशस में, लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। सही बस लोकार्पण हो जाता है और 1-2 दिन में लोग भूल जाते हैं। जी। तो जो भी यहाँ मॉरिशन लिटरेचर, यहाँ का जो व्यक्ति रच रहा है, उस पर हम पुस्तक चर्चाएं रखना चाहते हैं। लोग आएँ, उसे पढ़ें, अपने विचार दें। और थोड़ा सा हम चाहते हैं, देखिए अभी तो जब आपने कहा 1 महीने पहले नियुक्ति हुई है, परीक्षा का समय है, प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर सभी बच्चे बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर है। तो अभी बच्चे व्यस्त हैं। तो विशेषकर उन छात्रों के लिए हमने सोचा है कि जब अभी छुट्टियां होंगी नवंबर और दिसंबर महीने में, तो हम उनके लिए छोटे छोटे कार्यक्रम रखेंगे और विशेषकर मनोरंजक कार्यक्रम। बिल्कुल। जहाँ पहले क्या होता था, समर हॉलीडेज हुआ करते थे, स्पेशल वैकेंस होता था, जहाँ लोग जाते थे और मजाकिया ढंग से एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक भाषा को सीखते एजुकेशन। थे। हाँ, बिल्कुल। तो इस बार हमने सोचा कि तुम लोग आओ, हमारे साथ जुड़ो और खेल खेल में हम हिंदी में ही बात करते हुए हॉलीडेज भी बिताएंगे, छुट्टियां भी बिताएंगे। बिल्कुल। तो योजनाएं हैं, अभी कार्यशालाएं हैं और हम चाहते हैं जो अध्यापक हैं उनके साथ भी थोड़ा प्रशिक्षण कार्य हो। तो देखिए योजनाएं तो अनेक हैं, बस मुझे लगता है धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा और काम शुरू हो चुका है लगे हाथ। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से अभी 3 सप्ताह हो चुके हैं। हमने एक प्रतियोगिता आयोजित की है और यह प्रतियोगिता हमने जो 18 से ऊपर वाली आयु के छात्र हैं और जनरल पब्लिक के लिए हमने प्रतियोगिता रखी है। वह है स्टोरी राइटिंग कंपटीशन। उनको बस एक कहानी लिखनी है और नियम बहुत आसान है। 800 से 1200 शब्दों में उनको कहानी लिखनी है। कहानी हमने ओपन छोड़ी है कि आप अपने दिल से जो समस्या जिस पर आप लिखना चाहें, लेकिन केवल कहानी मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। आप कहानी पढ़ें तो भारत की नहीं या अन्य देश की नहीं, वह हमारे देश की, यहाँ की स्थानीयता उसमें उस कहानी में होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका डेडलाइन है वो 30 सितंबर को है। 3 सप्ताह निकल चुके, अभी भी पूरा 1 सप्ताह है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो इच्छुक है, आप ज़रूर भाग लीजिए। और जो कार्यालय है हिंदी स्पीकिंग यूनियन का, कोई बात नहीं, जो हिंदी स्पीकिंग यूनियन का ऑफिस है, आप वहाँ फ़ोन करें या सीधे उसके वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप मेल द्वारा आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। जी। और जैसे आप क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रही थी शुरुआत में, तो एनजीआई में क्रिएटिव राइटिंग और पब्लिकेशन विभाग में भी हेड है, जहाँ से हिंदी की पत्रिका प्रकाशित होती है। और प्रकाशन के क्षेत्र में आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है हिंदी को लेकर? हिंदी को लेकर नए नए अनुभव होते रहे हैं और जब से मैं क्रिएटिव राइटिंग में जुड़ी हूँ 1 साल मेरा लगभग हो चुका है। बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि महात्मा गांधी संस्थान में मैं आपको बताऊं 1974 से नियमित रूप से वसंत पत्रिका निकलती है जी। और त्रैमासिक पत्रिका है, हर 3 महीनों में हम निकालते हैं। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पत्रिका है, क्योंकि उसमें काफ़ी भारत से या अन्य प्रवासी देशों से लोग अपने अपने लेख भेजते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। और एक पत्रिका है बाल पत्रिका, जिसमें जो बच्चे हैं स्कूलों के, वे अपने लेख, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी कविताएं, ये सब भेजते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि मुझे दिखता है कि एक ऐसा लेखक वर्ग है जो बहुत जवान है और जो चाहता है कि उनका जो काम है वह प्रकाशित हो। और यह मेरे लिए, मेरा मानना है कि यह एक माध्यम भी होता है कि उनको हम प्रोत्साहित कर सकें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो ग्रेड 4 में हैं, ग्रेड 5 में हैं, अपने छोटे छोटे निबंध भेजते हैं। जब आप पढ़ेंगी तो आप देखेंगे बहुत दिलचस्प निबंध है, छोटी छोटी कहानियाँ बहुत क्रिएटिव हुआ करती हैं। और मैं समझती हूँ जब प्रकाशन की बात आती है कि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो भी कार्य उन्होंने किया है वो एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है और उनकी फोटो भी आती है, तो ये तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसी बहाने उनको प्रोत्साहन मिलता है और वे लिखते रहते हैं। जी जी। और शिक्षण के लगभग आप 25 साल के अनुभव में आपके अनुसार एक आदर्श अध्यापक
के क्या गुण होने चाहिए और जो आज के युग की मांग है, क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे जैसे समय बदलता है, स्ट्रैटेजीज बदलती हैं, सिखाने का ढंग बदलता है। क्योंकि पहले के समय में हम जब छोटे थे, हमारे जो टीचर्स थे उनका सिखाने का ढंग अगर हम आज अप्लाई करें तो ये कहीं पर नहीं जाएगा। तो आपके अनुसार आपका क्या इस पर राय है? देखिए, शिक्षक के वैसे तो अनेक गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक दो खास गुण, जैसे आपने कहा कि आज के युग की मांग क्या है, जानते हैं सबसे ज़रूरी अगर एक गुण एक अध्यापक में होना चाहिए, वह है अपने छात्र में रुचि उत्पन्न करना। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप उस छात्र में वह इंटरेस्ट बनाए रखेंगे उस विषय के प्रति, तो छात्र उसे पढ़ेगा। बिल्कुल। अगर किसी कारणवश, कई ऐसे समर्पित अध्यापक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब आईटी का युग है, तो आजकल स्कूलों में आपको, मैं तो कहूँगी मैंडेटरी हो गया है अब। हाँ। आपको दृश्य श्रव्य माध्यम से ही पढ़ाना होगा। जब बच्चे चित्र देखते हैं, छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं, आजकल तो यूट्यूब में भी कितने गाने हैं जिसके माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो अगर अध्यापक इनका प्रयोग करे और इनके प्रयोग द्वारा आप छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, तो छात्र ज़रूर, मतलब कि बच्चों में रुचि बनाए रखने वाला जो गुण है, ये अध्यापक में होना चाहिए। बिल्कुल। विषय का ज्ञाता होना चाहिए, ये तो होना ही है, आप अपनी तैयारी रखें, लेकिन साइड बाय साइड आपको इस पर बहुत ध्यान देना है कि बच्चे को लगे कि हाँ, अगले सप्ताह मेरी हिंदी की कक्षा है, तो उसमें वह लालायित होकर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हाँ, बहन जी ने कहा है या गुरु जी ने कहा है मुझे ये लेकर आना है कक्षा में, तो कब कक्षा होगी, हम गाएंगे, हम हंसते हंसते कक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियसनेस, अपनी खुशी के साथ, अपने दिल का, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जब वे रुचि, उनकी जब रुचि कम होने लगती है, तो कहीं ना कहीं इसमें अध्यापक का भी एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। लेकिन है आज बहुत ऐसे अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, क्योंकि हम स्कूल सुपरविजन करते हैं, जितने टीचर्स हैं हमको देखने जाते हैं, विजिट्स पर जाते हैं, बहुत समर्पित हैं, और उन अध्यापकों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इसी तरह आप अच्छा काम करें और बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। तो अंजलि जी, आज के इस कार्यक्रम के लगभग अंत तक हम आप पहुँचे हैं, तो अंत में आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो संदेश यह है कि हिंदी के महत्व को आप जानें, पहचानें। मुझे लगता है कि जितनी बातें आज हो पाई, आप देख रही है ना, समय मुझे तो लगा ही नहीं कि चलो एक घंटा लगभग अभी पूरा हो गया। बातें कितनी रह गई है, सही बात। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम मैं उन्हें थोड़ा प्रेरित कर पाई। शायद कई लोग हैं जो संघर्ष से गुजर रहे होंगे, लेकिन जहाँ संघर्ष है, देखिए दरवाजे कैसे खुलते हैं और चमकते हैं। सही। आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें, चाहे कठिन समस्याएं हो। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं आज एक छोटा सा संदेश मतलब देना चाहूँगी। जी, बस मुझे आप 1 मिनट दे दें। अच्छा, ठीक है। एक ऐसी कविता है जिसका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत पड़ा है। मैं चाहूँगी कि श्रोता इन पंक्तियों को सुने और उससे खुद अपना संदेश ग्रहण करें। बिल्कुल। कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता में वे कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पंक्तियां बहुत ही बेजोर हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिल्कुल जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। और कई बार कहते हैं ना कि छोटी छोटी मुसीबतें जब आ जाती है उसे भी लांघ कर आगे निकल जाते हैं। हमेशा कहते हैं ना कि अगर रास्तों में पत्थर आ जाए तो उसे अपनी सीढ़ी मानकर उसे लांघ कर आप निकल जाओ। बिल्कुल, तो मैं समझती हूँ जीवन में आज कई सारी महिलाएं हैं जो बस ये सोच कर रह जाती हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। पर हम हमेशा ये सोचकर आगे निकले कि क्यों ना कोशिश की जाए। हो सकता है कि कोशिश करने के बाद हम कुछ और नया सीख कर आगे निकल पाए। बिल्कुल। तो आज की उड़ान की कहानी अंजलि जी आपकी जुबानी हमने सुनी, और मैं बस आशा रखती हूँ कि जितनी भी महिलाएं, जितने भी लोग इस वक्त में सुन रहे हैं, न केवल महिलाएं, पुरुष भी जो भी सुन रहे हैं, कि जीवन में चाहे लाख मुश्किलें आ जाए लेकिन हार नहीं माननी है। बिल्कुल, चाहे तो फिर जीरो से शुरू करें। बिल्कुल, कोई बात नहीं। अब जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में अनुभव को आप जमा कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अनुभव आगे चलकर आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं खड़ी कर सकती हैं। तो और कभी-कभी आपको लगता है, समय के साथ हमें लगता है कि अरे जिस संघर्ष से आप गुजरे, ऐसा लगता है अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ और उसको पार करके हम यहाँ तक आए। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे हम कहाँ से शुरुआत की थी और आज हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो इसके लिए हमें बिल्कुल कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। जो भी मुश्किलें आई हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई हैं। तो अंजलि जी, आज के इस कार्यक्रम में आप आए, तहे दिल से आपको थैंक यू कहेंगे और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि का ये पावन पर्व है। माता रानी सभी को शक्ति प्रदान करे और आप जो कार्य में लगी हुई हैं, ऊपर वाला आपको उसके लिए बहुत बहुत निपुण बनाए, बहुत बहुत शक्ति दे आपको, क्योंकि आगे रास्ता और कठिन हो सकता है। पर कहते हैं ना कि जिन्होंने ठान ली है बदलाव लाने की, बस हमें आगे बढ़ना है।